हेलो एवरीवन, दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी 72वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर हम जो सीरीज लेकर आए हैं संकल्प 72, उसके दूसरे एपिसोड के बारे में। बहुत खुशी हुई कि आपको उसका पहला एपिसोड बहुत पसंद आया है, जिसमें हमने बिहार एक नजर पर चर्चा की है, यानी बिहार के सामान्य अध्ययन को समझने की हमने कोशिश की है। आज के एपिसोड में हम बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे। बिहार में विधायिका, कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन और न्यायपालिका कैसे काम करती है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में इनके बारे में चर्चा की गई है और आपको क्या जानना जरूरी है परीक्षा के लिहाज से, हम उन्हीं तथ्यों पर आज यहाँ चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस सीरीज का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप 72वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाएं और इसमें जो भी टॉपिक, जो भी विषय शामिल किए गए हैं, हम खास तौर पर उसमें भी मुख्य बिंदुओं को यहां लेकर आए हैं, मुख्य टॉपिक्स को आपको लेकर आए हैं ताकि आप उनका रिवीजन कर पाए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने चीजों को, अपने विषयों को ठीक से पढ़ रखा है। अगर हम बात करें बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, तो यहां पर एक शब्द सबसे पहले चर्चा में आता है, बिहार में प्रथम चुनाव और पहली सरकार। ठीक है, तो बिहार में जो प्रथम चुनाव हुआ था और जो पहली सरकार बनी थी, वह बनी थी, पहली सरकार बनी थी, वह बनी थी 1937 में। कब बनी थी? 1937 में। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कब बनी थी? 1937 में, जब पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे। वो ईयर था 1937 ईस्वी, ठीक है, जिसमें विधानसभा के लिए 152 सीटें और विधान परिषद के लिए 30 सीटें तय हुई थी। विधानसभा के लिए इस चुनाव में 152 सीटें और विधान परिषद के लिए इसमें 30 सीटें तय हुई थी, जैसा कि हमने अभी चर्चा में शामिल भी किया था। फिर बात करते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी भारत की स्वतंत्रता के बाद, या आप कह सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। इसमें बिहार विधानसभा से अगर हम बात करें तो 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। बिहार विधानसभा से इस समय हम बात करें तो 330 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और एक सदस्य क्या थे? मनोनीत। तो चलिए कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि स्वतंत्र भारत के बाद, अगर हम स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, स्वतंत्र बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर हम बात करें बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में, जो वर्तमान में हमारा बिहार है, उसकी राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अगर हम बात करें या हम उसकी शासन व्यवस्था की बात करें, कि हम शासन व्यवस्था की बात करें, तो यहां 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये 3 चीजें क्या है, हम यहां समझते हैं। सबसे पहले है राज्य की कार्यपालिका, बिहार राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, बिहार राज्य की कार्यपालिका। दूसरी है राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, ठीक है, और तीसरी है राज्य की न्यायपालिका, ठीक है। तीसरी क्या है? तीसरी है राज्य की न्यायपालिका। हम इसे न्यायपालिका के संदर्भ, हालांकि ये राज्य मानकर चलिएगा, ठीक है, क्योंकि हम राज्य के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं, राज्य की न्यायपालिका। और चौथी चीज जो हमें देखना होगा वो है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसे अलग से लिख रहे हैं, वो है स्थानीय स्वशासन, वो है स्थानीय स्वशासन। हालांकि हम आगे डिटेल से जब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम इसे आगे स्थानीय स्वशासन को भी इसी के भीतर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात करें अगर हम राज्य की कार्यपालिका को, तो यहां हम राज्यपाल को कार्यपालिका और विधायिका दोनों में मानकर चलेंगे। थोड़ा थोड़ा डिस्कशन यहां भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कार्यपालिका के संदर्भ में, तो खास तौर पर राज्यपाल का डिस्कशन होगा कार्यपालिका में। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के भाग 6 की जब हम बात करेंगे, उसमें अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक कार्यपालिका के बारे में चर्चा की गई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आर्टिकल 153 से लेकर 167, अनुच्छेद
153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में चर्चा की गई है, ठीक है, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद, प्रशासनिक पदाधिकारी शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद प्लस मुख्यमंत्री, क्योंकि क्या कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उसका मुख्य होगा मुख्यमंत्री, इसलिए हमने यहां मंत्री परिषद पहले लिख दिया, ठीक है। और प्रशासनिक पदाधिकारी इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक पदाधिकारी, फिर अगर हम बात करें राज्य विधायिका के संदर्भ में, तो यहां ध्यान रखें विधानमंडल यानी विधान परिषद प्लस विधानसभा, विधानमंडल यानी विधान परिषद प्लस विधानसभा, और हम इसे डिटेल से समझेंगे। विधान परिषद को भी हम देखेंगे और हम विधानसभा को भी देखेंगे। अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 168 लेकर अनुच्छेद 212 तक, आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक डिटेल से इसके बारे में चर्चा की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो राज्य में सबसे उच्च जो होगा न्यायपालिका के संदर्भ में वह क्या होगा? उच्च न्यायालय। क्या होगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे किसके बारे में? उच्च न्यायालय के संदर्भ में। फिर हम अधीनस्थ न्यायालयों को भी देखेंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को भी देखेंगे, इन्हें भी समझने की हम कोशिश करेंगे। उच्च न्यायालय से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो 214 से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय और उससे संबंधित जो भी कार्य शक्तियां हैं, समझिए, वो इसी के भीतर शामिल हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 214 से 232 से मानकर चलिए, 214 से 232 मानकर चलिए, ठीक है, 214 से 232 मानकर चलिए। अधीनस्थ न्यायालय 33 से 37 मानकर चलिए, ठीक है, 33 से 37 अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे भी, ठीक है। तो ये थी एक, आप समझिए, एक खाका, एक रूपरेखा कि हमें कैसे इस विषय को पढ़ना है, किन किन, जैसे हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा जब हम न्यायपालिका के बारे में चर्चा करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और स्थानीय स्वशासन में हम चर्चा करेंगे पंचायती राज अधिनियम के बारे में, पंचायत के जो 3 स्तर है उनके बारे में, इसके अलावा ब्लॉक स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर क्या है, ग्राम स्तर पर क्या है, इन्हें कैसे अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, नगर पालिका यानी नगर के स्तर पर क्या क्या चीजें हैं, उन्हें कैसे डिवाइड किया गया है, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। जैसे हम बात करते हैं पंचायत की तो 73वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, 74वें संविधान संशोधन की बात हम करते हैं नगरों के संदर्भ में, तो हम उन्हें भी डिटेल से जानेंगे, उन्हें डिटेल से समझने की कोशिश हम करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 320 के बीच में राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। तो आपको आर्टिकल याद रखना है 315 से 320, आर्टिकल क्या याद रखने हैं आपको? 315 से 320 राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका एग्जाम आप देंगे, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना बिहार लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315 से 320 के बीच में हम राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 153 से 162 की अगर हम बात करें तो इसमें राज्य के प्रमुख राज्यपाल से संबंधित प्रावधान शामिल है। जैसे 153 में राज्य का एक राज्यपाल होगा कहा गया है, 154 में इसकी कार्यपालिका की शक्ति के संदर्भ में चर्चा की गई है, और आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे जैसे इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान शामिल है, ठीक है, इनकी पदावधि, इनकी अर्हताएं, शपथ आदि से जुड़ी हुई जो प्रावधान है वो 153 से 162 के बीच शामिल किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 163 से 164 की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की चर्चा की गई है, ठीक है, और इसी से संबंधित जो प्रावधान है वो 163 164 में शामिल किए गए। जैसे 164 में क्या कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध वो 164 में है, ठीक है, तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में संबंधित जो प्रावधान है वो 163 164 में है। और क्या कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा।
अनुच्छेद 163 से 164 मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्यपाल द्वारा इसके बारे में चर्चा की गई है। इनकी अर्हताओं के संबंध में चर्चा की गई है, जैसे राज्य के महाधिवक्ता की अर्हता क्या होगी, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हता होगी, ये इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन के बारे में चर्चा की गई है और राज्यपाल के नाम से कार्य संचालन होंगे, ये सब इसी में शामिल है। आर्टिकल 167 की बात करें, ठीक है, राज्यपाल को सूचना उपबंध कराने के संबंध में जो राज्य विधायिका का गठन है उसके बारे में चर्चा की गई है 167 में, ठीक है। 66 में क्या है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के बारे में है, वो 66 में है। 67 में क्या है, राज्यपाल को सूचना उपबंध कराने के संबंध में मुख्यमंत्री के दायित्व, यानी मुख्यमंत्री कैसे राज्यपाल को सूचना प्रदान करेगा, कैसे कहां से सूचनाएं देगा, ये सब कहां है, आर्टिकल 167 में, 167 में। आर्टिकल 168 से लेकर 195 तक राज्य विधायिका के गठन और उसकी अन्य बातों के संदर्भ में चर्चा की गई है। 168 से लेकर 195 तक जो राज्य विधायिका है, इसके गठन और उसकी अन्य बातों के संदर्भ में चर्चा की गई है। जैसे विधानमंडल, इसके गठन की बात की गई है 74 के संदर्भ में। फिर 74 सत्र, सत्रावसान, ये सब कैसे हटेंगे, 74 में ही, 174 में इसके बारे में चर्चा शामिल है। 196 से 212 के बीच में राज्य की विधायी जो प्रक्रियाएं हैं उनके संदर्भ में चर्चा की गई है। तो राज्य की विधायी प्रक्रियाओं को भी 196 से 202 के बीच में शामिल किया गया है। जैसे 207 में क्या कहा गया है, वित्त विधेयक के संदर्भ में। तो हम ये सब डिटेल से समझने वाले हैं आज के सेशन में। 213 इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में यह प्रावधान करता है और आप जानते ही हैं कि इतना पावरफुल क्यों कहा जाता है। 214 से 232 में राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो 214 से 232 राज्य के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के संदर्भ में चर्चा की गई है। 233 से 237 राज्य की निम्न अदालतों के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो जब हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं तो 200 ध्यान रखिएगा, 33 से 37, 233 से 37 आर्टिकल जो अनुच्छेद है उनके बारे में चर्चा की गई है। अब हम इन्हें डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं और सारी चीजें यहां डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है राज्य कार्यपालिका एवं राज्यपाल। तो भारतीय संविधान के भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्य कार्यपालिका से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 153 से 167 तक दिए गए हैं। राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख एवं मुख्यमंत्री शासन प्रमुख माना जाता है। जैसे हम केंद्र की बात करते हैं तो वहां पर कौन होगा प्रमुख, राष्ट्रपति, है ना। और कार्य के संदर्भ में प्रमुख कौन होगा वहां पर, प्रधानमंत्री। और यहां कौन है शासन प्रमुख, मुख्यमंत्री। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्य का संविधान, अगर हम बात करें राज्यपाल का संवैधानिक आधार क्या है, तो संविधान के अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और ये एक और बात कही गई है इसके बारे में कि एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, उन्हें किया जा सकता है। नियुक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अन्य प्रावधान क्या है, राज्यपाल बनने की योग्यता, यानी इनकी क्या अर्हता है, अनुच्छेद 157 और अनुच्छेद 158 में इनके बारे में चर्चा है। राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। और शपथ की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में शपथ का प्रावधान किया गया है। 159 में किसके बारे में, शपथ का प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। जिस राज्य में वो राज्यपाल बन के गए हैं उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, उनको शपथ दिलाते हैं। कार्यकाल के संदर्भ में बात करें तो सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद को छोड़ सकता है। तो 5 वर्ष, या तो अगर उसका मन है छोड़ने का तो किसे त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति उसे पुनः नियुक्त भी कर सकता है। तो उसे पुनः कौन नियुक्त कर सकता है,
राष्ट्रपति। नोट करिएगा सारी चीजें। बात करें राज्यपाल की शक्तियों एवं कार्य के संदर्भ में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राष्ट्रपति के संदर्भ में थोड़ी सी यहां पर कम शक्तियां हैं कुछ मामलों में, ध्यान रखें कुछ मामलों में। बात करें कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की, तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जो राज्य का समस्त कार्य देखता है, क्योंकि राज्य के जो समस्त कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नियुक्ति संबंधी शक्तियों की बात करें तो राज्यपाल निम्न पदों पर नियुक्ति करता है। पहला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी जो बिहार लोक सेवा आयोग है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, यानी स्टेट से संबंधित जो इलेक्शन कमीशन है, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, ना केवल स्टेट इलेक्शन के अध्यक्ष, कमीशन के अध्यक्ष, बल्कि राज्य वित्त आयोग का भी आप कह सकते हैं कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल। राज्य वित्त आयोग, स्टेट के जो फाइनेंस कमीशन होगा, उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति भी करते हैं राज्यपाल। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की जो शक्ति है वह राज्यपाल के पास नहीं, वह राष्ट्रपति के पास है। वह किसके पास है? वह शक्ति, हटाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसे हटाने की? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? वॉल्टर मोरे। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916। बिहार के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त A.K. चौधरी 2005। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। बिहार में लोकसभा हेतु सीटें 40। बिहार के प्रथम वित्त मंत्री अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। उड़ीसा बिहार से अलग हुआ कब? 1936 में। सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले व्यक्ति या नेता नीतीश कुमार। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा दिया, कृष्ण वल्लभ सहाय। बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत विधान परिषद के प्रथम राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। जिलों की संख्या की दृष्टि से बिहार के सबसे बड़े प्रमंडल की बात करें तो तिरहुत, मुंगेर और फिर पटना। ठीक है, और तीनों ही क्रम ध्यान रखें, क्रम नहीं, अब तीनों की संख्या ध्यान रखें। ठीक है, बिहार में प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्याम नंदन प्रसाद 1973 में। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जिन्होंने आपातकाल यानी 1975 के दौरान शासन किया, अब्दुल गफूर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बिहार के वे कौन राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बिहार के वे कौन राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, ये आपको कहां बताना है? कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्तियों की बात करते हैं तो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल से संबंधित अनेक शक्तियां दी गई हैं। जैसे प्रमुख शक्तियों में शामिल है विधानसभा के सत्र को बुलाना, यानी सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना, विधानसभा को भंग करना, विधानसभा को संबोधित करना, विधेयकों पर हस्ताक्षर करना, ये इनकी विधायी शक्तियों में शामिल हो जाएगा। अब विधेयक पर राज्यपाल क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? जैसे विधेयक है तो राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, या तो किसी विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, या स्वीकृति रोक सकते हैं, या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के विचार के लिए वो उसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये किस संदर्भ में है? विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प के संदर्भ में। क्या क्या विकल्प उनके पास मौजूद हैं? ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213, हमने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तब राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश विधानमंडल की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। जैसे ही विधानमंडल की बैठक शुरू हुई उसके 6 सप्ताह बाद यह अध्यादेश क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।
वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी जब तक आपने राज्यपाल से पहले पूर्व अनुमति नहीं ली है, तब तक आप धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है। आकस्मिक व्यय, मान लीजिए अचानक से कोई व्यय आ गया, तो आकस्मिक व्यय हेतु राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकता है। वित्त विधेयक पर राज्यपाल के पास क्या विकल्प है? वित्त विधेयक को लेकर राज्यपाल के पास क्या विकल्प है, बताइए। ठीक है, क्या कर सकता है? या तो वह स्वीकृति दे सकता है, या तो स्वीकृति रोक सकता है, या राष्ट्रपति के विचारार्थ वह सुरक्षित रख सकता है। अब बात आती है न्यायिक शक्तियों की। न्यायिक शक्तियों की यानी जिन्हें हम क्षमादान की शक्तियां भी कहते हैं। क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति के पास भी मौजूद है, और आप सभी जानते हैं कि वो कितनी विस्तारित हैं कई संदर्भों में। राज्यपाल को राज्य सूची के विषयों में दंड माफी संबंधी शक्तियां प्राप्त है, लेकिन किस संबंध में? ध्यान रखें, राज्य सूची के विषयों में, यानी जो विषय राज्य सूची में शामिल है, उन विषयों के संदर्भ में राज्यपाल के पास दंड माफी की शक्तियां हैं। ठीक है। राज्यपाल मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, पूर्ण क्षमा नहीं दे सकता। ये कौन दे सकता है? ये दे सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है। अगर मृत्युदंड किसी को मिला है तो राज्यपाल क्या कर सकता है? आजीवन कारावास में उसे बदल सकता है। आजीवन कारावास में बदल सकता है, पूर्ण क्षमा नहीं दे सकता। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। बात करें सैनिक न्यायालय की, तो कोई भी सहायता इस संदर्भ में राज्यपाल नहीं कर सकता, यानी कोर्ट मार्शल के संदर्भ में राज्यपाल के पास कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम मुख्यमंत्री की। जैसे कि हमने बात भी की, मुख्यमंत्री यानी कार्यपालिका के संदर्भ में ही एक और महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, मुख्यमंत्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा राज्यपाल करेगा, तो मुख्यमंत्री के वेतन व भत्ते इनका निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ठीक है, मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। वह मंत्रिपरिषद का नेता होता है तथा सभी मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करता है। अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में। मंत्रिपरिषद का गठन, तो मंत्रियों के बारे में अगर हम अन्य उपबंधों की बात करें तो हमने पहले भी कहा था 164 अनुच्छेद 164 में इसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है ना, मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद से संबंधित जो उपबंध है 163 164 में शामिल है। ठीक है, राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, विधानसभा में बहुमत खोने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ये हम जानते ही हैं, अगर विधानसभा में बहुमत खो गया तो पूरा मंत्रिपरिषद क्या करेगा? इस्तीफा देता है ना। अब अनुच्छेद 365 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 365, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यानी अनुच्छेद 365 के तहत अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वह क्या हो जाएगी? वह भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। इसके लिए अनुरोध कौन करेगा? मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रमुख प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। राज्य की वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका से संबंधित शक्ति है, उनका जो प्रयोग है वह कौन करता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रियों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं। कौन से उत्तरदायित्व होते हैं समझते हैं। ठीक है, क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 164, जिसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति होता है ना। विधानसभा किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए, विधानसभा किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए। यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। हमने देखा भी कि अगर विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद जो है उसके
विरुद्ध, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो फिर मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। व्यक्तिगत क्या उत्तरदायित्व है उनका? इनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या है? मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जो भी मंत्री हैं नियुक्त हुए हैं वो सब क्या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। हमने देखा भी था अभी। मंत्री, अब यहां पर सवाल क्या है कि मान लीजिए मुख्यमंत्री से मतभेद हो जाए तो क्या हो? मुख्यमंत्री से मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त कर सकता है। मान लीजिए मंत्रिपरिषद में किसी एक मंत्री की मुख्यमंत्री से नहीं बनी, ठीक है, या उनके बीच में कोई मतभेद हो गया, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल से कहकर उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति है, अनुच्छेद 164(1) में ये बात कही गई है। बात करें विधिक उत्तरदायित्व की, तो कोई विधिक उत्तरदायित्व इनका नहीं होता, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो आपको नोट करने हैं, अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह एवं सहायता हेतु मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, वेतन एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कार्यों के संचालन के विषय में है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना देने का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन की स्थिति में मंत्रिपरिषद का अंत, मंत्रिपरिषद को भंग होने की स्थिति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो नोट करने हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, प्रश्न पूछता है एडवोकेट जनरल से, है ना, पूछता है कि नहीं बताइए? राज्य का महाधिवक्ता पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है, हमें पढ़ना भी है, ठीक है। राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165, राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। अर्हता के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता ही होता है, ठीक है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। राज्य सरकार, देखिए महाधिवक्ता का काम क्या है? राज्य के महाधिवक्ता का काम क्या है? जो राज्य सरकार है उसको विधि संबंधी सहायता देना, ठीक है। तो राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं, यही काम करता है कौन? एडवोकेट जनरल। विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना जो राज्यपाल को सौंपे गए हैं, यह काम करता है कौन? एडवोकेट जनरल। राज्य सरकार को विधि संबंधी सहायता प्रोवाइड कराना, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में, देखिए राज्य में क्या है, कभी कोई राज्य एक सदन होता है, किसी राज्य में 2 सदन होते हैं, ठीक है। तो 2 सदन की बात की गई अनेक में, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगी। अब जहां दोनों है उस संदर्भ में बात की गई है, जहां एक है उस संदर्भ में भी बात की गई है। राज्य के महाधिवक्ता की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने की शक्ति होती है। यानी वो विधान परिषद में बोल भी सकते हैं, कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, विधान सभा में भी बोल भी सकते हैं, कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? वोट नहीं कर सकते, ठीक है। वो बोलने की, कार्यवाही में भाग लेने की उन्हें शक्ति होती है, परंतु मतदान का अधिकार नहीं होता है। मतदान का अधिकार नहीं होता है, केवल ये कार्यवाहियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। महाधिवक्ता को विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार, वेतन एवं भत्ते प्राप्त हैं। किस संदर्भ में? महाधिवक्ता को जो विधानमंडल है, उनके जो सदस्य हैं, उन्हीं के समान विशेषाधिकार, उन्हीं के समान वेतन एवं भत्ते प्राप्त हैं, ठीक है। वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? बताइए, वर्तमान में बिहार के महाधिवक्ता कौन है? इसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। राज्य का विधानमंडल एवं विधान परिषद की संरचना। अब यहां पर क्या आ गया? विधानमंडल एवं विधान परिषद की संरचना। अगर हम बात करें विधानमंडल और विधान परिषद की, देखिए बिहार की जो विधायिका है ना, वह दो सदनीय है। द्विसदनीय मतलब जिसमें विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली शामिल है। जब हम बात करते हैं विधानसभा परिषद की, तो यह एक स्थायी सदन है, नोट कर लीजिएगा, और यह कभी भंग नहीं होती।
ठीक है, यह कभी भंग नहीं होती। 1/3 सदस्य जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों पर अवकाश उनका हो जाता है। 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या हो जाता है, अवकाश हो जाता है। और कार्यकाल की जब हम बात करते हैं विधान परिषद की, तो इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है, 6 वर्षों का होता है। 171 अनुच्छेद की जब हम बात करते हैं तो इसमें विधान परिषद की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। जब हम 169 की बात करते हैं तो इसमें हम इनके विधान के जो उन्मूलन है, इससे संबंधित जो सृजन है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अगर हम बात करें विधान मंडल के बारे में, क्योंकि हमने जो भी चीजें हमने पढ़ी किसके बारे में, विधान परिषद के बारे में, है ना, विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद में अगर हम सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात है, प्रावधान शामिल है विधान परिषद को लेकर। और मेंबर की बात करें, मिनिमम मेंबर की बात करें तो 40 से कम मिनिमम मेंबर नहीं होनी चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, विधानसभा के बारे में क्या बातें कही गई है, विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यह निम्न सदन है और यह अस्थायी सदन है। आर्टिकल 170 कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 170 में है। अनुच्छेद 170 में है विधानसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान। ठीक है, और कहा गया है कि इसमें अधिकतम संख्या होगी 500 और न्यूनतम संख्या होगी 50। ठीक है, और चुनाव के संदर्भ में क्या कहा गया है विधानसभा के, कि यह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए इसमें मेंबर चुने जाएंगे। और विधानसभा की बात करें, बिहार विधानसभा की बात करें, बिहार विधानसभा की बात करें, ये तो आर्टिकल था। बिहार विधानसभा के मेंबर्स की बात करें तो 243 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं बिहार विधानसभा में, 243, जिसमें से जो एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए है वो 38 मेंबर रखे गए हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए कितने मेंबर रखे गए हैं, 38। एसटी कैटेगरी के लिए कितने मेंबर रखे गए हैं, 2, और 1 रखे गए थे आंग्ल भाषा समुदाय से संबंधित व्यक्ति, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के जरिए उसे हटा दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आमतौर पर विधानसभा के कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो क्योंकि ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि आमतौर पर 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए आमतौर पर 5 वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 243 विधानसभा। ठीक है, और इसका 1/3 से अधिक नहीं होगा, कहां पर, 1/3 से अधिक नहीं होगा, कहां, विधान परिषद में। मिनिमम कम से कम 40 से कम नहीं होने चाहिए विधान परिषद में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी विधान परिषद विधान मंडल से संबंधित बातें, ये तो मैंने आपको बता दी। अब लेकिन ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई भी हैं, उन्हें हम समझते हैं। राज्य का विधान मंडल, तो भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक हमने पहले ही नोट कर लिया है, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य का अपना विधानमंडल होगा। जिन राज्यों में एक सदन है वहां विधानमंडल होगा, ध्यान रखिए, उसमें राज्यपाल प्लस विधानसभा से मिलकर बनेगा विधानमंडल। अगर एक सदन है तो कौन कौन, राज्यपाल प्लस विधानसभा, और अगर 2 सदन है तो 3, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अगर जिन राज्यों में द्विसदन व्यवस्था है तो वहां विधानमंडल बनेगा राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से मिलकर। ठीक है, विधान परिषद का गठन कहां है, विधान परिषद के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है, बताइए, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। 169 हमने पढ़ा है, उन्मूलन प्लस सृजन की शक्ति प्राप्त है उन्हें। 71 में क्या है, विधान परिषद की संरचना के बारे में शक्ति प्राप्त है, तो के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की गठन एवं समाप्ति की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। विधान परिषद के गठन की बात करें तो राज्य विधानसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और इसके बाद संसद जो है वह साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति करती है। तो संसद जो है वह साधारण बहुमत से इसे स्वीकृत करती है, तो तब क्या होगा, विधान परिषद का गठन होगा। विधान परिषद की संरचना, जैसा कि हमने देखा भी कि संरचना के बारे में कहां कहा गया है, 171 अनुच्छेद में कहा गया है विधान परिषद की संरचना। तो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, हमने पहले ही कहा। और किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या
40 से कम नहीं हो सकती। अब इन सदस्यों का निर्वाचन कहां कहां से होगा ये भी देखते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान रखिए, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 1/3, और 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं, यानी जो स्नातक हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/12। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है वो ये है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की बात करें तो ये सदस्य निम्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। कौन कौन सदस्यों से क्षेत्रों से संबंधित होंगे, चलिए बताइए। राज्यपाल किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत करता है विधान मंडल के लिए, बताइए, माफ कीजिएगा, विधान परिषद के लिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, इनसे राज्यपाल क्या करते हैं, इन क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। ठीक है, अब विधानसभा के बारे में चर्चा करते हैं। हमने थोड़ा मोटा मोटा पढ़ ही लिया है। निम्न सदन है, अस्थायी सदन है, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। आर्टिकल 170 में इसकी संरचना के बारे में चर्चा की गई है। अधिकतम 500 के बारे में चर्चा की गई थी, न्यूनतम 50 के बारे में चर्चा की गई थी। चुनाव के बारे में भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए सदस्य मेंबर चुने जाते हैं। तो विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय है, निम्न सदन है, निम्न सभा वैसे तो बोलते हैं, ध्यान रखें। और ये क्या है, अस्थायी है, जबकि विधान परिषद क्या थी, स्थायी थी। ठीक है, संविधान के 170 अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा कही गई है और कहा गया है विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। क्या कहा गया है, न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। शायद मैंने कभी 50 बोला होगा, 60 ध्यान रखिएगा। अगर बात करें चुनाव प्रणाली की, विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसकी चुनाव प्रणाली लोकसभा चुनावों के समान होती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से। मिनिमम संख्या 60 आपको नोट कर लेना, शायद मैंने पहले 50 बोला होगा। ठीक है, आरक्षण की बात करते हैं कि किन्हें किन्हें आरक्षण प्राप्त है। तो हमने पहले भी कहा, जब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, तो विधानसभा में आरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 332 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। और अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि राज्यपाल को आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति दी गई है, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के जरिए 2019 में इसको खत्म कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति की नियुक्ति की बात की गई थी ना, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था और यह संशोधन 25 जनवरी 2020 से लागू भी हो गया है। ठीक है, सदस्यता हेतु अर्हताएं, अनुच्छेद 173, कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य हो सकता है? आर्टिकल 173 173, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित नहीं किया गया होना चाहिए। तो विक्षिप्त या दिवालिया घोषित ना किया गया हो वह व्यक्ति क्या हो सकता है, सदस्यता हेतु अर्ह हो सकता है विधानसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और विधानसभा की अवधि एवं विघटन के बारे में चर्चा करते हैं। विधानसभा की अवधि हमने पहले भी देखा, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, और इसकी गणना प्रथम अधिवेशन की तिथि से की जाती है। जो पहला अधिवेशन होता है ना विधानसभा का, उसी के जो भी तिथि होगी उस दिन, उसी से गणना की जाती है और 5 वर्षों तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, विधानसभा के विघटन के कारण, यानी किन कारणों की वजह से विधानसभा को विघटित किया जा सकता है, बताइए। पहला कारण, राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले विधानसभा भंग कर सकता है। किस स्थिति में? सामान्यतः यह कार्य मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। मंत्री परिषद ने सलाह दिया है तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन लागू होने पर विधानसभा भंग हो जाती है, हमने पहले भी पढ़ा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर विधानसभा विघटन हो सकता है, विधानसभा का विघटन हो सकता है। और सत्ताधारी दल की बहुमत खोने पर भी विधानसभा भंग हो सकती है। सत्ताधारी जो दल है, अगर उसने
बहुमत खो दिया तो भी विधानसभा भंग हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सत्र स्थगन एवं सत्रावसान की। सत्र आहूत करने का मतलब क्या है? सत्र आहूत करने का मतलब क्या है, इसके बारे में चर्चा है अनुच्छेद 174(1) में। सत्र आहूत की बारी जब बात करेंगे तो इसके बारे में चर्चा की गई है अनुच्छेद 174(1) में। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि जो राज्यपाल है वह विधानमंडल के प्रत्येक सदन को बुलाता है। ठीक है, जो राज्यपाल है वह विधानमंडल के प्रत्येक सदन, विधानमंडल के प्रत्येक सदन यानी विधान परिषद और विधान सभा, इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों को सदन को बुलाता है। राज्यपाल समय एवं स्थान निर्धारित करता है और इसे हम क्या कहेंगे, सत्र को आहूत करना। फिर स्थगन यानी एडजॉर्नमेंट। ये क्या है, एडजॉर्नमेंट क्या है? तो सदन को स्थगित करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन कुछ मिनट, घंटे या दिनों के लिए किया जा सकता है। एडजॉर्नमेंट कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए किया जा सकता है। कौन करता है? पीठासीन अधिकारी। सत्रावसान, प्रोरोगेशन। सत्रावसान क्या है? सत्र का अवसान। ठीक है, यानी सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह कार्य पीठासीन अधिकारी नहीं करता। सत्रावसान कौन करता है? राज्यपाल, पीठासीन अधिकारी नहीं करता। बात करते हैं विधानसभा की शक्तियों एवं कार्य के संदर्भ में। विधायी शक्तियां क्या हैं विधानसभा के पास, बताइए। विधायी मतलब आप जानते ही हैं, कानून बनाने से संबंधित। विधानसभा को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सूची के जो विषय है उन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आपको 5 विषय कोई बताने हैं, चलिए। समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधानसभा कानून बना सकती है। यह है विधायी शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या प्राप्त है, बताइए विधानसभा को। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक बजट आप जानते हैं क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक बजट कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जाता है विधानसभा में। विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार कोई कर नहीं लगा सकती। अगर विधानसभा की स्वीकृति नहीं है तो राज्य सरकार कोई भी कर, टैक्स नहीं लगा सकती है। ठीक है, ये क्या है? ये वित्तीय शक्तियां हैं। बात करें कार्यकारी शक्तियों की तो कार्यकारी शक्तियां नाम मात्र रूप से राज्यपाल में निहित होती हैं। नाम मात्र रूप से राज्यपाल में निहित होती हैं। अब हमने देखा क्या विधायिका के संदर्भ में राज्य विधान मंडल, जिसमें राज्य विधान परिषद और विधानसभा देखा था। अब हम समझते हैं हमारे जो संचित निधियां हैं उनके संदर्भ में। तो राज्य की संचित निधि जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में राज्य की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला समस्त राजस्व इसी निधि में जमा किया जाता है। राज्य को जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वो कहां पर जमा होता है? राज्य की संचित निधि में। ठीक है, कहां जमा होता है? राज्य की संचित निधि में। राज्य द्वारा लिए गए ऋण एवं ऋण अदायगी से प्राप्त धन भी इसी निधि में जमा होता है। राज्य ने मान लीजिए ऋण लिया, ठीक है, या ऋण अदायगी हुई, ये सब कहां होगा? ये राज्य की संचित निधि में होगा। यह राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण निधि होती है जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है। चलिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल बताइए जरा कमेंट सेक्शन में। राज्य सरकार इस निधि से बिना विधानमंडल की अनुमति के धन नहीं निकाल सकती। जब तक विधानमंडल की अनुमति नहीं मिलती तब तक राज्य सरकार इससे धन नहीं निकाल सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस निधि से धन निकालने के लिए पहला विनियोग विधेयक और दूसरा अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित होना आवश्यक है। तो अगर राज्य की संचित निधि से धन निकालना है राज्य सरकार को तो 2 चीजें करनी होंगी। क्या पारित कर सकता है वो? पहला, या तो विनियोग विधेयक या फिर अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम। इन दोनों के आधार पर ही संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आगे अगला है राज्य का लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट। जैसे संचित निधि है वैसे ही राज्य का लोक लेखा भी है। ठीक है, आर्टिकल 266(2) में ही
266(2) में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 266(2) में राज्य की लोक लेखा का प्रावधान किया गया है। संचित निधि में शामिल राशियों के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक धन इसी खाते में आता है। यानी और कोई, देखिए संचित निधि में जो धन शामिल था उसे छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी धन आता है, सार्वजनिक धन यानी सरकारी धन आता है, वो कहां पर आता है? राज्य के लोक लेखा में, राज्य के लोक लेखा में। ठीक है, इसमें सरकार द्वारा प्राप्त ऐसी राशियां शामिल होती हैं जो सरकार की अपनी आय नहीं होती। उदाहरण के तौर पर भविष्य प्रोविडेंट फंड, ये तो पब्लिक का है, सरकार का नहीं है, लेकिन वो कहां पर होगा? वो होता है राज्य की लोक लेखा में। ठीक है, तो जैसे भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, लघु बचत, लोग जो लघु बचत रखते हैं वो, न्यायालय जमा राशि, अन्य अमानत निधियां, ये सब किस में आते हैं? राज्य की लोक लेखा में, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट में। ठीक है, और इस खाते की राशि सरकार केवल संरक्षक के रूप में रखती है। यानी सरकार का काम है ये जो इतना धन है पब्लिक का, जैसे भविष्य निधि, लघु बचत, न्यायालय जमा राशि, अन्य जमानत निधियां, इनको सरकार संरक्षित करके रखती है ना। तो इसलिए केवल संरक्षक के रूप में इस राशि को सरकार रखती है। अगला है राज्य की आकस्मिक निधि, स्टेट कंटिंजेंसी फंड। स्टेट की कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक, आकस्मिक मतलब जरूर, जल्दी, अचानक, अचानक, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? आकस्मिक। तो संविधान के अनुच्छेद 267(2) में, 267(2) में राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान है। यह निधि आकस्मिक एवं अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। कोई खर्च आकस्मिक आ जाए, कोई अप्रत्याशित व्यय आ जाए, तो उसके लिए इस प्रकार की फंड को बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, आपात स्थिति या तुरंत खर्च करने की आवश्यकता होने पर इस निधि का उपयोग किया जाता है। इस निधि का संचालन राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव करता है। तो ध्यान रखिएगा, आकस्मिक निधि का संचालन कौन करता है? वित्त सचिव। किसकी ओर से? राज्यपाल की ओर से। जो राज्य का वित्त सचिव है वह इस निधि को देखता है, स्टेट कंटिंजेंसी फंड को देखता है राज्य का वित्त सचिव। बाद में विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त कर खर्च की गई राशि की पूर्ति की जाती है। मान लो जैसे बहुत अचानक जरूरत पड़ गई, अप्रत्याशित जरूरत पड़ गई, तो इससे पैसे ले लिए, फिर बाद में क्या होता है, जो हमारी विधानमंडल है उस विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, तो आकस्मिक जरूरत के लिए ये हमारे पास ऑलरेडी फंड मौजूद है, जिसे हम स्टेट कंटिंजेंसी फंड कहते हैं, और इसीलिए हमारी जो संचित निधि है उसमें आसानी से उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। लोक लेखा आप जानते हैं केवल सरकार संरक्षक के रूप में इसका काम करती है। ठीक है, ये धन ऐसा धन होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय का परिचय। राज्य की न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय का परिचय, तो आर्टिकल 214 से 232 राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके जो भी प्रावधान है उससे जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 233 से 237 की जब हम बात करते हैं, 233 से 237 ये अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में है, तो हम डिटेल्स इनके बारे में चर्चा करेंगे। उच्च न्यायालय के बाद हम अधीनस्थ न्यायालयों को समझेंगे। ठीक है, देखो अगर बात करें राज्य की न्यायपालिका के संदर्भ में, तो भारत में एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था यानी इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम मौजूद है। इंटीग्रेटेड यानी आपस में कनेक्टेड एक जुडिशरी सिस्टम मौजूद है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है। और अगर हम बात करें राज्य में, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय कौन है, यानी राज्य में सबसे ऊपर कौन है न्यायपालिका में, तो वह है उच्च न्यायालय। कौन है वह? उच्च न्यायालय। ठीक है, वह है उच्च न्यायालय। देश का सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? उच्च न्यायालय। तो अब सर्वोच्च न्यायालय के नीचे उच्च न्यायालय तथा उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। प्रत्येक राज्य की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल होते हैं। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थान रखता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में जो हमारा उच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च स्थान रखता है, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय शामिल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम हाई कोर्ट के बारे में। संविधान के भाग 6 की अध्याय 5 उसके अनुच्छेद 214 से 200 हालांकि 32 चूंकि हटा दिया गया था, आर्टिकल 32 हटा दिया गया था, इसलिए 31 तक लोग काउंट करते हैं। 214 से 231 में उच्च न्यायालयों का वर्णन किया गया है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है, जैसा कि हमने देखा। अनुच्छेद 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में कहा गया है, आर्टिकल 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक न्यायालय होगा। वो क्या है? उच्च न्यायालय होगा।
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फिर अनुच्छेद 231 क्या कहता है? संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 231 मतलब कि अगर एक राज्य है, दूसरा राज्य उसके साइड में लगा हुआ है, तो एक ही उच्च न्यायालय को इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए निर्धारित कर सकती है कौन? संसद। तो संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए दो, अभी हमने एक और एक राज्य के बारे में बात की, लेकिन संसद क्या कर सकती है? एक और राज्य, 3 राज्यों को काउंट करके एक हाईकोर्ट बना सकती है कि हाईकोर्ट इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। ठीक है, तो संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 231। और अनुच्छेद 232 के बारे में ध्यान रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। तो हम जो 32 आर्टिकल कर रहे थे ना काउंट, वो हट गया है। तो 214 से 231 तक ही है, ध्यान रखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालयों के संदर्भ में जो प्रावधान है वो। ठीक है, उच्च न्यायालय के गठन 216 आर्टिकल में कहा गया है। इसके गठन के संदर्भ में क्या कहा गया है? प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होती। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति उनकी संख्या बढ़ा सकता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम न्यायाधीशों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो कौन बढ़ाता है? राष्ट्रपति बढ़ाता है न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल के बारे में कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, योग्यता क्या होनी चाहिए और कार्यकाल कितना होता है इनका। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में, आर्टिकल 217 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श कर नियुक्ति करता है न्यायाधीशों की। किनसे परामर्श करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फिर संबंधित राज्य के राज्यपाल से। जिस राज्य में हाईकोर्ट में नियुक्ति कर रहा है वह न्यायाधीशों की, उसके राज्यपाल से। इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यानी जिस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है उसके भी मुख्य न्यायाधीश से वह पूछता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के, आपने देखा, सर्वोच्च न्यायालय के भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, सबसे पूछता है, फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 216। कॉलेजियम व्यवस्था, आप जानते ही हैं कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में। वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए थे और उसे कॉलेजियम व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश का कॉलेजियम कार्य करता है। तो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस कौन होगा कॉलेजियम में? सर्वोच्च न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके ही 2 सीनियर यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनका कॉलेजियम जो है वह काम करता है। ध्यान रखिएगा, सभी संबंधित न्यायाधीश लिखित सलाह देते हैं। जो भी न्यायाधीश इसमें ये लिखित सलाह देते हैं, किसे चुनना है, राष्ट्रपति उसी आधार पर नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उसी आधार पर नियुक्ति करता है। फिर न्यायाधीश बनने की योग्यताएं, अनुच्छेद 217(2) में बताया गया है कि आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए तब आप न्यायाधीश बन सकते हैं। योग्यताएं बताया गया है। योग्यताओं में क्या है? कोई व्यक्ति तभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, उसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो। यदि वह भारत का नागरिक हो और उसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। या तो 10 वर्षों तक कम से कम न्यायिक पद धारण किया हो, या कम से कम 10 वर्षों तक उसने किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। यह है उनकी योग्यता। इस आधार पर न्यायाधीश चुने जाते हैं। कार्यकाल एवं आयु की बात कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। 62 ईयर्स तक पद पर बने रहते हैं। संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। आयु विवाद भी हुए ने लेकर अनुच्छेद 217(3) में जिसके बारे में जिक्र है। न्यायाधीश की आयु संबंधी विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है। ध्यान रखिएगा, आयु के संबंध में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, हालांकि वह मुख्य न्यायाधीश से क्या करता है? सलाह लेता है भारत के। ठीक है। शपथ, वेतन एवं पद की रिक्ति। शपथ अनुच्छेद 219 में दी गई है। इनके शपथ के बारे में चर्चा
क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है। शपथ राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? या तो राज्यपाल या राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। शपथ संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार होती है। यदि एक उच्च न्यायालय कई राज्यों के लिए हो, यदि एक उच्च न्यायालय कई राज्यों के लिए हो, तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है जहां उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान स्थित है, जहां उच्च न्यायालय का मुख्य स्थान स्थित है। ठीक है, तो उसी राज्य का राज्यपाल क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेतन एवं भत्ते। तो न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 221 है, ध्यान रखिएगा। संसद न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अवकाश एवं पेंशन संबंधी नियम बनाती है। वेतन भत्ते पेंशन, वेतन भत्ते अवकाश पेंशन, इनसे संबंधित जो नियम है कौन बनाता है? संसद बनाती है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 को छोड़कर उनके वेतन एवं भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। अगर वित्तीय आपातकाल है, आर्टिकल 360 है की स्थिति बनी हुई है, तो बस उसी आधार पर आप उनके पैसों को काट सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। ठीक है, न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। किस निधि पर भारित होते हैं? संचित निधि पर भारित होते हैं, जिससे आसानी से पैसा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, तो वेतन भत्ते भी संचित निधि से और पेंशन भी भारत की, माफ कीजिएगा, वेतन भत्ते संचित निधि पर आधारित है। किसकी? राज्य की, राज्य की संचित निधि पर है वेतन और भत्ते। अब जब पेंशन की बात आती है, पेंशन है भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से दी जाती है पेंशन। ठीक है, अलग अलग है, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से। अब पद अगर रिक्त हो है तो इस स्थिति में क्या किया जाएगा? पद रिक्त होने की स्थितियों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद मान लीजिए किसी वजह से रिक्त है, तो किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है? पहला, सेवानिवृत्ति में, अगर मान लीजिए उस जज ने 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तो फिर पद रिक्त हो सकता है। दूसरा, त्याग पत्र, अगर राष्ट्रपति को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो तो भी पद रिक्त हो सकता है। और यदि भविष्य की तिथि दी गई हो तो उस स्थिति से पहले त्याग पत्र वापस भी लिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। स्थानांतरण की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए, अब आप कैसे समझेंगे इसे, कि उन्होंने राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपा। ठीक है, उस त्याग पत्र, मान लो वो त्याग पत्र उन्हें आज 6 तारीख को सौंपा और भविष्य की तिथि है कि इस दिन से वो छोड़ देंगे, त्याग पत्र सौंप दिए हैं, लेकिन उस भविष्य की तिथि से पहले उनका मन बदल गया तो वो त्याग पत्र वापस ले सकते हैं। ठीक है, स्थानांतरण, किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण होने पर स्थिति रिक्त होगी। पद से हटाया जाना, सिद्ध अगर कोई कदाचार सिद्ध कर देता है या असमर्थता घोषित कर दे कि वह व्यक्ति असमर्थ है, उसी आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। दोनों सदनों के, किसके? संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है, इतना आसान नहीं है। प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग के समान न्यायाधीशों को हटाना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है महाभियोग को लेकर, उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है। नोट कर लें ये सारी चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय। राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को अपील करना है राज्य के संदर्भ में तो कहां जाएगा? वह जाएगा उच्च न्यायालय। इसलिए कहा जाता है कि उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, मूल या आरंभिक आधार अधिकारिता के संदर्भ में बात करें तो ऐसे मामले सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं जब नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े हो मामले, ठीक है, या अधीनस्थ न्यायालय में यदि विधि का सारवान प्रश्न निहित है तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय में ले जाके हो सकती है, यानी उच्च न्यायालय उसकी व्याख्या करता है। 4 उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता, मुंबई, मद्रास तथा दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के संदर्भ में भी मूल अधिकारिता प्राप्त है। सिविल मामले के संदर्भ में अगर राशि बहुत ज्यादा है तो वहां पर उन्हें भी अधिकारिता प्राप्त है। राजस्व से संबंधित किसी मामले में
अपील के लिए अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय। ठीक है, संसद सदस्यों तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से संबंधित मामले उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इनकी रिट अधिकारिता की। इससे प्रश्न आता है, इसलिए रिट अधिकारिता को आपको ठीक से पढ़ना है। ठीक है, रिट अधिकारिता के संदर्भ में आपको चीजें ठीक से पढ़नी है। रिट अधिकारिता, रिट हम कह देते हैं ना जो, कि उसी के संदर्भ में है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि उच्च जो न्यायालय है उनको रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। रिट अधिकारिता 226 के तहत, 226 के तहत किसे है? उच्च न्यायालय को रिट अधिकारिता प्रदान की गई है। ठीक है, उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसी रिटें, आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है, प्रवर्तन के लिए जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखें। उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के अलावा विधिक अधिकारों यानी लीगल राइट्स के प्रवर्तन के लिए भी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान की गई है, जो कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। रिट जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय संदर्भ में सीमित है, क्योंकि वह केवल मूल अधिकारों तक ही सीमित है। वो रिट अधिकारिता की जब हम बात करते हैं तो मूल अधिकारों के संदर्भ में जारी कर सकता है, लेकिन जब हम उच्च न्यायालयों की बात करते हैं तो उच्च न्यायालयों के पास लीगल राइट्स को लेकर भी यह शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 226 के तहत ही। ठीक है, ध्यान रखें। तो मूल अधिकारों के साथ साथ लीगल राइट्स को लेकर भी उच्च न्यायालयों के पास यह शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में और इनके बारे में परिचय और संवैधानिक प्रावधान जानते हैं। तो उच्च न्यायालय के नीचे स्थित होते हैं जो न्यायालय, उन्हें जिला न्यायालय कहते हैं। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के नीचे स्थित सभी न्यायालयों को अधीनस्थ या निम्नतर न्यायालय कहा जाता है। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं न्यायिक नियंत्रण में होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण में होते हैं, दोनों नियंत्रण में होते हैं। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक एवं नियंत्रण में नहीं होता। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। यह आपको नोट कर लेना है। संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में, जिला न्यायालयों के संदर्भ में समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत ही अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालयों का वर्णन किया गया है और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जो आर्टिकल है, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जो आर्टिकल है हमने पहले भी पढ़ा, 233 से 37, 233 से 37 अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में है। तो 233 से 37 तक इनका प्रावधान किया गया है। संविधान में इनके संबंध में केवल संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है। अब बात कर लेते हैं न्यायिक शक्तियों का आधार, कि इनकी न्यायिक शक्तियों का आधार क्या है। अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियां एवं अधिकारिता मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सीपीसी, ठीक है, और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है। इससे जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी न्यायिक शक्तियां निर्धारित होती हैं इन दोनों से। ठीक है, सीपीसी और सीआरपीसी, ठीक है, इन दोनों से ही इनकी न्यायिक शक्तियां निर्धारित होती हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति और उनकी योग्यताओं के बारे में चर्चा करें तो अपॉइंटमेंट्स, इनकी नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति, पद स्थापना एवं प्रोन्नति उच्च न्यायालय के परामर्श से होती है। राज्यपाल तो नियुक्त करते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं। जिला न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए व्यक्ति में? पहला, वह केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत ना हो, सेवा में कार्यरत ना हो। दूसरा, उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में काम करने का अनुभव हो। ठीक है, केंद्र राज्य सरकार की सेवा में ना हो, कम से कम 7 वर्षों के अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, तो इस आधार पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। जिला न्यायाधीश की स्थिति के संदर्भ में बात करते हैं। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। उसके पास दीवानी एवं फौजदारी यानी क्रिमिनल दोनों मामलों की अधिकारिता है। तो जिला न्यायाधीश के पास सिविल और क्रिमिनल दोनों की अधिकारिता, दोनों मामलों की अधिकारिता
होती है। बात कर लेते हैं जिला न्यायालय एवं सत्र न्यायालय की अधिकारिता एवं कार्य के संदर्भ में, तो उनके पास सिविल अधिकारिता होती है। सिविल अधिकारिता की बात करें तो सिविल मामलों की अधिकारिता केंद्र एवं राज्य के अधिनियमों से निर्धारित होती है। संपत्ति, विवाह, अनुबंध, उत्तराधिकार आदि मामले इसके भीतर आते हैं। फौजदारी मामले यानी आपराधिक मामले के अधिकारिता की बात करें तो इसमें आपराधिक अधिकारिता मुख्यतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा निर्धारित होती है। कुछ विशेष अधिनियम भी आपराधिक अधिकार प्रदान करते हैं। अब बात कर लेते हैं जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में क्या अंतर है। जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश में क्या अंतर है, तो जब न्यायाधीश दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब उसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है। यानी जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करता है, सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो वो क्या है, तो वो जिला न्यायाधीश है। और जब वह क्रिमिनल यानी आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है तो वह सत्र न्यायाधीश है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सिविल मामलों में जिला न्यायाधीश, क्रिमिनल मामलों में सत्र न्यायाधीश कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने देखा विधान परिषद, विधान मंडल है, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा है, ठीक है। तो बिहार राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन बिहार सचिवालय के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में बिहार सचिवालय में 44 विभाग हैं। राज्यपाल द्वारा इन सभी विभागों के कार्यों का संपादन, बंटवारा और कार्यान्वयन किया जाता है। इस संदर्भ में प्रशासनिक व्यवस्था को निम्न श्रेणियों के माध्यम से बांटा गया है: प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन और पंचायत। और ये हमारे विषय के अब महत्वपूर्ण डिस्कशन के महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले हम प्रमंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन और फिर पंचायत के बारे में चर्चा करेंगे। जानते हैं प्रमंडलीय प्रशासन के बारे में। तो बिहार में 9 प्रमंडल है और 9 के 9 प्रमंडल हमने फर्स्ट सेशन में देखे हैं, है ना। उनमें कितने जिले शामिल हैं हमने ये भी देखा है। 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त, अगर हम इनकी बात करें तो ये इनके प्रमुख होते हैं। प्रमंडल के प्रमुख कौन होते हैं? प्रमंडलीय आयुक्त, ठीक है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण तथा न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। किसकी भूमिका निभाते हैं? पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। सबसे बड़े 3 प्रमंडलों की जब हम बात करते हैं, तिरहुत जिसमें 6 जिले, मुंगेर प्रमंडल 6 जिले, पटना प्रमंडल 6 जिले हैं, तो ये 3 शामिल हो जाते हैं। और भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। कमेंट में बताइए वो 2 जिले कौन से हैं। आपके सामने प्रमंडल का मैप, प्रमंडल में शामिल जिले शामिल हैं, ठीक है। और फर्स्ट सेशन में हमने इसे डिटेल पे देखा था, इसलिए आप वहां से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। आज आगे बढ़ते हैं। बिहार में बात करें जिला प्रशासन की, तो बिहार में 38 जिले हैं। जिलों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के बाद बिहार का स्थान आता है, जो भारत में तीसरे नंबर पर है। जिले का प्रशासन जिलाधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है। पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले अनुमंडल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। ये है, ठीक है। पूर्वी चंपारण और पटना ये अनुमंडल की दृष्टि से क्या है? सबसे बड़े हैं, जिनमें क्रमशः 6 अनुमंडल हैं। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से गया जिला पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गया जिला है वह पटना, दरभंगा, यह है दरभंगा, पटना, दरभंगा एवं समस्तीपुर से क्या है? बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दरभंगा इससे बड़ा क्या है? गया। पटना से भी इस मामले में बड़ा क्या है? ये गया। और समस्तीपुर से भी बड़ा है क्या? गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने बात की, ठीक है। अनुमंडलीय प्रशासन, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101। अनुमंडल का कार्य संचालन अनुमंडल अधिकारी एसडीएम करता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे कहा जाता है। जैसे अनुमंडल के क्षेत्रांगत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण के साथ साथ अनुमंडल में केंद्र, राज्य, जिलों से आने वाले विशेष व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबंधन करना, ये सब कौन करता है? अनुमंडलीय अधिकारी करता है। फिर है प्रखंड प्रशासन। वर्तमान में बिहार में 534 प्रखंड हैं और प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड का कार्य संचालित होता है, जिसमें अंचलाधिकारी का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रखंड कृषि पदाधिकारी, पशुपालन, आपूर्ति पदाधिकारी आदि शामिल होते हैं। किस स्तर पर? प्रखंड के प्रशासन के स्तर पर। अब बात करते हैं हम पंचायतों के संदर्भ में, जो कि प्रश्न के लिहाज से इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। बिहार पंचायती राज संस्थाओं के कार्यान्वयन के मामले में विकास प्रक्रिया सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण आबादी के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से
देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। जब भी हम सामाजिक ग्रामीण आबादी के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो बिहार उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाता है जो इस मामलों में कार्यान्वयन को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, ध्यान रखें। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत अस्तित्व में आई थी। तो आप समझिए 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में आ गया था, तब से अस्तित्व में है। और 17 फरवरी 1962 को कानून का इसे दर्जा मिल गया था। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और अनुच्छेदों की संख्या क्या है इसमें? 16। अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 16। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में पारित हुआ था। बिहार से संबंधित जो पंचायती राज अधिनियम है वह 1993 में पारित हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय व्यवस्था है। पहला ग्राम पंचायत, ठीक है, दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति, ठीक है, समिति, और तीसरा है जिला परिषद, जिला परिषद। तो आइए इन्हें भी हम डिटेल से समझते हैं, तीनों के लेवल पर जानेंगे। इस व्यवस्था में क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं समझेंगे। सबसे पहले है ग्राम पंचायत। तो सबसे निचले स्तर की जब हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत आती है। सबसे निचले स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही के लिए संचालन हेतु ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की व्यवस्था बिहार में शामिल है। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में संपूर्ण सीटों में 50% सीटों का आरक्षण है महिलाओं के लिए, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि कुछ और राज्यों में भी ऐसा है, लेकिन बिहार राज्य में शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों में कार्यकारिणी के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ग्राम पंचायत के लेवल पर कार्यकारिणी जो है उसका अगर कोई प्रधान है उसे क्या कहा जाता है? मुखिया। और इस कार्यकारिणी में 8 सदस्य होते हैं। मुखिया, ध्यान रखिएगा, इसमें कितने कार्यकारिणी में कितने सदस्य होते हैं? 8 सदस्य होते हैं। बिहार में ग्राम पंचायत के मुख्यतः 6 विभाग होते हैं। कौन कौन से विभाग हैं? ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, ग्राम रक्षा दल, ग्राम सेवक, मुखिया, ग्राम कचहरी। और प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। प्रत्येक पंचायत की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना उसके प्रथम अधिवेशन से होती है। जिसकी गणना क्या होगी? मान लीजिए इससे प्रथम अधिवेशन अब आज हुआ, अब इससे काउंट करना शुरू हो जाएगा, अगले 5 वर्षों तक ये काम करेगी। ठीक है, पंचायत सदस्य बनने के लिए सामान्यतः क्या जरूरी है? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, तो वो व्यक्ति पंचायत सदस्य बन जाएगा। आइए जानते हैं हम आगे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत की विधायिका। इसके अलावा जिसकी सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। यानी अगर आप ग्राम सभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 वर्ष। और बैठक वर्ष में इनकी 2 बार होनी अनिवार्य है। एक साल में ग्राम सभा की 2 बैठकें क्या हैं? अनिवार्य हैं। 2 बैठकें अनिवार्य हैं, जबकि 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान शामिल है। 2 अनिवार्य होनी ही चाहिए, जबकि क्या है? 4 बार बैठक बुलाने का प्रावधान शामिल है। ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों से संबंधित कार्यवाही के लिए ग्राम कचहरी होती है। यानी यदि कोई न्यायिक संबंधी कार्य है तो ग्राम के स्तर पर क्या है? ग्राम कचहरी होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रत्यक्षतः निर्वाचित सरपंच होगा। जिस सरपंच को प्रत्यक्षतः निर्वाचित किया गया है वही इसका क्या होगा? इसका प्रधान होगा। ठीक है, ग्राम कचहरी का। सरपंच के सलाह मशवरे के लिए एक न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी के पास न्यूनतम रूप में फौजदारी एवं दीवानी मामलों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होता है। फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों में ग्राम कचहरी के पास अधिकार है इनसे संबंधित निर्णय लेने का। ठीक है, मुखिया एवं कार्यकारिणी समिति का कोई भी सदस्य ग्राम कचहरी का सदस्य नहीं बन सकता। यानी अगर मुखिया या आप कार्यकारिणी के सदस्य हैं तो फिर आप ग्राम कचहरी के मेंबर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। सामान्यतः पंचायतों को वित्तीय सहायता राज्य की संचित निधि से प्राप्त होती है, जिसके लिए
माध्यम के रूप में पंचायत वित्त आयोग होता है। तो पंचायत वित्त आयोग एक माध्यम के रूप में काम करता है। वह राज्य की जो संचित निधि है उससे पैसे इकट्ठे करती है और फिर वो पंचायतों के लिए देती है। तो पंचायतों की वित्तीय सहायता के लिए जो राज्य की संचित निधि है उससे पैसा आता है। और ये काम कौन करता है? पंचायत के लेवल पर जो वित्त है वह। ठीक है। पंचायत समिति दरअसल प्रखंड स्तर पर है। तो बिहार में प्रखंड स्तर पर प्रशासन को कौन संभालता है? पंचायत समिति संभालती है। और इसके 4 अंग होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्यों में निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, इनके 4 अंगों में ध्यान रखें, निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं। पहला, कौन कौन से व्यक्ति आते हैं? प्रत्येक 5000 की आबादी पर एक सदस्य लिया जाएगा। 5000 की आबादी है, उसमें से एक सदस्य। ठीक है। उस प्रखंड की ग्राम पंचायतों की मुखिया, तो उस प्रखंड में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसके भी मुखिया इसमें शामिल होंगे। ठीक है। फिर घोषित प्रत्येक प्रखंड में विधानसभा क्षेत्र के विधायक, प्रत्येक प्रखंड में जो घोषित हैं उनके विधानसभा के विधायक, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद, घोषित लोकसभा क्षेत्र के सांसद। ठीक है। पंचायत समिति की कार्य अवधि की बात करें, कितने समय तक वह कार्य कर सकती है? तो पंचायत समिति का कार्य है 5 वर्ष तक का। ठीक है। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने सदस्यों के बीच से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने बीच में से ही प्रमुख और उप प्रमुख को चुनते हैं। पंचायत समिति की बैठक का आयोजन 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से किया जाना अनिवार्य है। 2 माह में कम से कम एक बार किया जाना अनिवार्य कहा गया है। अब है जिला परिषद, जिला के स्तर पर। ठीक है। ग्राम, प्रखंड और अब जिला। ठीक है। तो जिलों में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर प्रशासनिक कार्यवाही हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है। प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर कहां पर? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिले में कौन होता है? जिला परिषद होती है। ठीक है। लगभग 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का सदस्य होता है, जिसे जिला पार्षद कहा जाता है। तो आबादी 50,000 पर एक जिला परिषद और उसे जिला पार्षद कहा जाता है। तो एक सदस्य जो आया ये क्या है? जिला पार्षद कहलाता है। ठीक है। जिला पार्षद का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। बिहार में जिला परिषदों की बैठक अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। अनिवार्यतः 1 वर्ष में 4 बार होती है। बिहार में प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक जिले में प्रशासन संबंधी जो गतिविधि हैं उनके कार्य संचालन हेतु बिहार में क्या होता है? जिला परिषद का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते हैं। कौन कौन से व्यक्ति होते हैं जिला परिषद में बिहार में? पहला, सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, पंचायत समितियां जितनी हैं उनके प्रमुख। ठीक है। अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा के सदस्य, अधिसूचित राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा इनके सदस्य। ठीक है। और अधिसूचित लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले से संलग्न हो। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। कौन? जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जिले से संलग्न होता है तो वो इसमें शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में। और राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 243 झा के अंतर्गत। 243 झा, इसके गठन को ध्यान रखें, अनुच्छेद 243 झा में राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके गठन को प्रत्येक राज्य के लिए अनिवार्य बनाया गया है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए, अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग की संरचना आदि के संबंध में राज्य विधानमंडलों को स्वायत्तता प्राप्त है। ठीक है। तो राज्य विधानमंडल है उनको स्वायत्तता दी गई है। राज्य वित्त आयोग की संरचना में क्या क्या कौन कौन शामिल होगा इसको लेकर। ठीक है। राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन की शक्ति दी गई है। किसे दी गई है? राज्य का जो राज्यपाल है वो प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य के वित्त आयोग के गठन को करेगा। ये शक्ति है राज्यपाल के पास। ठीक है। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है राज्य वित्त आयोग का? जो पंचायतें हैं उन पंचायतों की स्थिति, जो वित्तीय स्थिति है उसकी समीक्षा करना। इसके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है कि देखिए पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है वह क्या है,
ये सब कौन कहाँ पर राज्यपाल रखवाता है, कहाँ, विधानमंडल के समक्ष। और ये जो रिपोर्ट है कौन प्रस्तुत करते हैं, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, ध्यान रखें। अब है राज्य निर्वाचन आयोग। क्योंकि इस बार बिहार में इलेक्शन थे, राज्य निर्वाचन आयोग महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसके बारे में आपको ठीक से चीजें पढ़नी है और सब कुछ नोट करना है। ठीक है, अनुच्छेद 243 टा, 243 टा, इस अनुच्छेद के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। कौन से प्रावधान है? प्रत्येक राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त होगा? राज्यपाल द्वारा। तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल को अधिकार होगा कि वह राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा पदावधि को अवधारित करे। और वह ये नियम कैसे बनाएगा? वो ये नियम राज्य विधानमंडल के अधीन विधि द्वारा होने चाहिए। तो भले ही राज्यपाल तय करेगा इनकी सेवा शर्तों को, पदावधि को, लेकिन जो राज्य विधानमंडल के अधीन विधि है उसी के द्वारा ही ये सारी चीजें तय होनी चाहिए। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकेगा। यानी साबित कदाचार, है ना, और कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो गई हो, तो इन सारी आधारों पर, ठीक है, उस जैसे हम न्यायाधीश को हटाते हैं ना उच्च न्यायालय की, उसी आधार पर आप राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त हैं उन्हें भी हटा सकते हैं, लेकिन वही आधार होने चाहिए। ठीक है, तो उसी रीति यानी उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और पंचायतों के सभी चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। तो पंचायतों के जितने भी चुनाव होंगे बिहार में, है ना, उनकी मतदाता सूची और उन चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसके संदर्भ में कि यहाँ पर और कौन सी चीजें शामिल हैं। तो अनुच्छेद 243 इसके तहत न्यायालयों के हस्तक्षेप को निर्वाचन संबंधी मामलों से वर्जित रखा गया है। यानी न्यायालय निर्वाचन संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता 243 के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को। केंद्र सरकार ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया। ठीक है, बिहार सरकार ने वर्ष 2006 में बिहार पंचायत राज अधिनियम लागू किया। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसके द्वारा बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। बिहार में ग्राम पंचायत के 6 अंगों को शामिल किया गया, जिसमें से हम बात कर लेते हैं कुछ की। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल एवं ग्राम कचहरी शामिल है। तो ये 6 हो गए। ठीक है, शामिल है। पंचायत की अवधि बिहार में कितनी है? 5 वर्ष निर्धारित की गई है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 243 शाह से राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखने वाले सभी व्यक्ति पंचायत के सदस्य होंगे, ये बात शामिल की गई है। तो 243 चा में क्या लिखा है कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल की जो अर्हता रखने के लिए व्यक्ति हैं, जो सदस्य हैं, राज्य विधानमंडल के लिए जो निर्वाचित होने की योग्यता है, वही रखने वाले व्यक्ति पंचायत के सदस्य होंगे, लेकिन उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो वही भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल घोषित ना हो न्यायालय द्वारा, लेकिन 21 वर्ष वाली जो आयु है वो डिफरेंट हो जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए 50% के आरक्षण की व्यवस्था करता है बिहार सरकार। ठीक है, बात करते हैं नगर पालिकाओं के गठन के संदर्भ में। तो बिहार में नगरों के स्तर पर नगर पालिकाओं के गठन की व्यवस्था की गई है। नगर पालिकाओं के में भी ध्यान रखें, अलग अलग लेवल है, हम उन्हें समझते हैं। तो अनुच्छेद 243 दा नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 243 दा के तहत नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित उपबंध किए गए हैं। जैसे क्या कहा गया है? प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा और यह क्षेत्र वार्ड नाम से जाने जाएंगे। मान लीजिए ये पूरा नगर पालिका क्षेत्र है। ठीक है, अब इसको निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया। यहाँ निर्वाचन होंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में जो बांट दिया गया यही होंगे वो वार्ड।
जैसे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, इस तरीके से इन्हें क्या कह दिया गया है, निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड कह दिया गया। ठीक है, मसलन अगर एक नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थान भरे जाने हैं तो नगर पालिका क्षेत्र को 5 वार्डों में बांटा गया, जैसे कि मैंने आपको ये बताया भी, समझाया भी। ठीक है, सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा, वही जनता वोट करने जाएगी, प्रत्यक्ष चुनाव होंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से ही नियुक्ति होती है वार्ड मेंबर की। ठीक है, राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह चाहे तो निम्न व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में शामिल कर सकता है। कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल अगर वह चाहे तो निम्नलिखित व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में शामिल कर सकता है। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास नगर पालिका के प्रशासन का विशेष अनुभव या ज्ञान हो, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। यानी उसके पास ज्ञान है, विशेष अनुभव है नगर पालिका के प्रशासन का, तो उसमें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन वो मतदान नहीं करेगा, वोटिंग नहीं करेगा। ठीक है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा हो। तो अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्य की विधानसभा के सदस्य हैं, उनको नगर पालिकाओं में प्रतिनिधि के रूप में शामिल कर लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन किया जा सकता है जो पूर्णतः या अंशतः क्या हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के हिस्से में आ रहे हो, उनका जो हिस्सा है इस निर्वाचन क्षेत्र से हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो उनको बुला लें बैठकों में। ठीक है, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य को उन नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है जहां वे मतदाता के रूप में पंजीकृत हों। तो अगर आप राज्यसभा या मान लीजिए कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य हैं, ठीक है, तो और यहां मान लीजिए कोई नगर पालिका है, ठीक है, अब इस नगर पालिका में प्रतिनिधित्व इनको मिल सकता है। कब मिल सकता है? कि ये इस नगर पालिका के अगर मतदाता सूची के रूप में पंजीकृत होंगे तो, ठीक है, यानी उस क्षेत्र से वो मतदान कर रहे होंगे, तो फिर उन्हें उस नगर पालिका में क्या किया जा सकता है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। ठीक है, नगर पालिका का अध्यक्ष जो है, उसके अध्यक्ष का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष पद्धति से होता है, जैसा कि हमने पहले भी जाना। तो देखिए, केवल प्रत्यक्ष से नहीं होता, अप्रत्यक्ष पद्धति से भी होता है, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से ही होगा या अप्रत्यक्ष पद्धति से, यह तय करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को दी गई है। यानी राज्य विधानमंडल तय करेगा कि उन नगर पालिका की अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से करना है या अप्रत्यक्ष पद्धति से करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम नगर पालिकाओं के संदर्भ में ध्यान रखते हैं। नगर पंचायत किस स्तर पर होगी? ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो। तो गांव है थोड़ा अब जैसे कस्बे में के रूप में है, शहरों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है, तो यहां होगा नगर पंचायत। ठीक है, नगर परिषद कहां, नगर पालिका परिषद कहां होगी? छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है नगर पालिका परिषद। तो गांव से थोड़े से आगे शहर पर आ गए हैं, छोटे शहर हैं लेकिन, तो यहां पर होगी नगर परिषद, नगर पालिका परिषद। और अगर कोई बहुत बड़े नगर हैं, बड़े शहर हैं, तो वहां पर होगा नगर निगम। तो बड़े नगरीय क्षेत्रों, महानगरों में गठित की जाती है क्या? नगर निगम, नगर निगम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में। प्रत्येक नगर पालिका अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक पद पर बनी रहती है। नगर पालिका 5 वर्षों तक अपनी अवधि से 5 वर्षों तक बनी रहती है, किंतु इससे पूर्व भी इसे भंग तभी किया जा सकता है जब नगर पालिका की अपनी प्रथम बैठक के समय राज्य द्वारा प्रवृत्ति किसी विधि में ऐसा उल्लिखित किया गया हो। तो राज्य द्वारा कोई विधि है उसमें उल्लिखित किया गया हो, उस आधार पर उसको पहले भी हटाया जा सकता है। नगर पालिकाओं हेतु ऐसी स्थिति में 6 माह से पूर्व चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। हट गया है, अगर भंग कर दी गई है तो 6 माह से पूर्व चुनाव कराना अनिवार्य है। यदि 6 माह से अधिक का कार्यकाल बचा हो तो शेष कार्यकाल के लिए नगर पालिकाएं गठित की जाएंगी, और यदि 6 माह से कम की अवधि बची हो तो वापस से चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, अब वार्ड समितियों के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 243 धा, इसमें वार्ड समितियों के बारे में चर्चा है। सामान्यतः 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है। राज्य विधानमंडल वार्ड समितियों के गठन, प्रादेशिक क्षेत्र, स्थानों को भरने आदि से संबंधित विधि बनाकर अन्य समितियों के गठन का प्रावधान कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब जिला योजना समिति, जिला योजना समिति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 243 या और घा है, नोट कर लीजिएगा। जिला योजना समिति, जिला योजना समितियों से संबंधित प्रावधान, इसके विभिन्न प्रावधानों का बिंदुवार विवरण हम करते हैं। पहला,
प्रत्येक जिले के लिए जिला स्तर पर इसका गठन किया जाता है, इसे जिला योजना समिति कहते हैं। प्रत्येक जिले के स्तर पर कार्य क्या है इसका? जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करना। जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको समेकित करने का काम करता है कौन? जिला योजना समिति। संपूर्ण जिले के लिए एक विकास का मॉडल तैयार करना। जितने जिले हैं उनका विकास कैसे हो, उसके लिए एक मॉडल तैयार करने का काम करती है कौन? जिला योजना समिति। ठीक है, जिला योजना समिति में कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर की पंचायत से और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं या होंगे। ध्यान रखें, उनका अनुपात जिले में नगर और ग्राम की जनसंख्या के आधार पर होता है। तो ये नहीं कि किसी को भी शामिल कर लिया गया जिला योजना समिति में। कौन होता है जिला योजना समिति में? 4/5 यानी 4/4 सदस्य जिला स्तर की पंचायत से, जिला स्तर की पंचायत से प्लस नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों से होते हैं। ठीक है, और उनका अनुपात भी उस जिले में नगर और जो ग्राम पंचायत की जनसंख्या है उसके अनुपात पर होती है। और ये परिसीमन की जो हम बात करते हैं, परिसीमन यही तो है दरअसल किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसका कितना प्रतिनिधित्व हो रहा है सीट के जरिए, ये तय करता है कौन? परिसीमन। ठीक है, ध्यान रखें। नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात कही गई है, तो भारतीय संविधान में 243 ना के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण से जुड़े प्रावधान है। अनुसूचित जातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे जाते हैं। वैसे ही नियम जैसे पंचायतों के संदर्भ में है वैसे ही नगर पालिकाओं के संदर्भ में भी है। स्थानों का जो आवंटन है वह चक्रानुक्रम में होगा। अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में, तो जनसंख्या के अनुपात में इनका स्थान जो है वह आरक्षित रखा जाता है। शेष वही नियम जो पंचायतों हेतु लागू होते हैं। फिर स्थानों का आवंटन यहाँ भी चक्रानुक्रम में होगा। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो SC ST के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए होंगे, उसी वर्ग की महिलाओं के लिए होंगे। महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षण से पूर्णतः पृथक नहीं होता। ध्यान रखें, नगर पालिकाओं के संदर्भ में इन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे उन्हें किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशियों द्वारा भरा जा सकता है और स्थानों का आवंटन चक्रानुक्रम में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं संबंध में पंचायतों से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वे कौन कौन से हैं। तो भारतीय संविधान में 243 जो है वह संबंधित विषय वस्तु की परिभाषा बताता है। पंचायतों के संदर्भ में 243 का ग्राम सभा के बारे में बताता है, 243 खा पंचायतों का गठन, 243 गा पंचायतों की संरचना, 243 घा स्थानों का आरक्षण, 243 ड़ा पंचायतों की अवधि, 243 चा सदस्यों की निर्हता, 243 छा पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, 243 जा पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उनकी निधियां और 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ध्यान रखें, झा 243 तो पंचायतों को लेखाओं की संपरीक्षा, 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन, 243 था क्या है? 243 था राज्य संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है, 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, 243 अगर हम ड़ा की बात करें तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना, 243 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। किसमें? 243 में, यानी यहां पर इनसे संबंधित जो मामले हैं उनमें न्यायपालिका जो है अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, नहीं करेगी। तो ये था हमारे आज के सेशन के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण जो चीजें थी वो हमने देखी। ये नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो आर्टिकल्स वो आपको नोट कर लेने हैं। और इस तरीके से हमने बिहार की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देखे। अगला वीडियो हमारा होने वाला है बिहार की भूगोल के संदर्भ में। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।